आज हम लोग बात करेंगे एक्साइज में एक्साइज ऑडिट की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? एक्साइज ऑडिट। जब भी ऑडिट वर्ड का नाम आता है, किसका नाम आता है? ऑडिट। ऑडिट को हिंदी में कहते हैं, ऑडिट को हिंदी में कहते हैं अंकेक्षण। नहीं मालूम है? क्या बात कर रहे हो? 11th-12th में ऑडिट नहीं पढ़ा था तुम लोगों ने? हमारे में तो था, हम लोगों में ऑडिटिंग थी, बीकॉम में भी थी, 11th-12th में थी ऑडिट। बीकॉम 3rd ईयर में हमारे में पूरा एक सब्जेक्ट था। स्टार्ट करते हैं ऑडिटिंग। कौन सी ऑडिटिंग? एक्साइज ऑडिट। और जब एक्साइज ऑडिट की बात आती है, किसी भी तरह के ऑडिट की बात आती है, तो इसका मतलब होता है हम लोग अब ट्रांजैक्शंस के बारे में क्वेरीज करने जा रहे हैं। वी स्टार्ट टू डू द इन्वेस्टिगेशन। बेसिकली इन्वेस्टिगेशन और ऑडिटिंग में फ़र्क होता है। इन्वेस्टिगेशन इन डेप्थ नॉलेज लेनी होती है, इन डेप्थ जा करके ट्रांजैक्शंस को देखना और जांचना पड़ता है, बात नहीं। जबकि ऑडिटिंग के केस में हम लोग रैंडम बेसिस पर कुछ ट्रांजैक्शंस के ऊपर अपने ऑडिट प्रोसीडिंग्स करते हैं, और ऑडिट का काम केवल एक सीए और कॉस्ट अकाउंटेंट ही कर सकता है। इज इट क्लियर? हाँ या ना? इन दोनों के पास राइट्स हैं ऑडिट करने के लिए। जो ऑडिट की बात मैं आज करने जा रहा हूं, दैट इज एक्साइज ऑडिट। अब एक्साइज ऑडिट क्या क्या होती है? बेसिकली 3 पार्ट में बांटा गया है एक्साइज ऑडिट को, यानी कि पूरे एक्साइज एक्ट के लिए देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का काम, मैं फिर बोलता हूं, एक सीए और सीएम में ही कर सकता है, और खासकर एक्साइज ऑडिट में ये राइट दोनों को मिला हुआ है, कॉस्ट अकाउंटेंट एज वेल एज चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट एज वेल। लेकिन अभी हम उस ऑडिटिंग की बात नहीं कर, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इन टोटलिटी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग्स कंडक्टेड अंडर सेंट्रल एक्साइज एक्ट। पहले को कहते हैं सेंट्रल एक्साइज रेवेन्यू ऑडिट, सेरा। एक गाना था ना, के सरा सरा, था ना? प्रभु देवा का था ना? अच्छा, नहीं मालूम। माधुरी दीक्षित थी, बिल्कुल सही है। हीरो कौन था? अनिल कपूर। कौन सी मूवी थी? अरे जिसमें एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनता है, नायक। देखो सबको मालूम है, उसमें नहीं था के सरा सरा गाना था ना? तो ये सेरा है, सरा नहीं है, सेरा है। सेंट्रल एक्साइज रेवेन्यू ऑडिट। सेंट्रल एक्साइज रेवेन्यू ऑडिट और सेंट्रल एक्साइज ऑडिट 2000। और लास्ट की ऑडिट है जिसको हम लोग स्पेशल ऑडिट का नाम देते हैं। ये 2 तरह की ऑडिट होती है। स्पेशल ऑडिट में 2 तरह की ऑडिटिंग्स होंगी, एक वैल्यूएशन ऑडिट होगी और एक सैनवेट ऑडिट होगी। इज इट क्लियर? हमें तीनों ऑडिट्स को लाइन बाय लाइन देखना है। द इजीएस्ट वे टू डन फर्स्ट सेंट्रल एक्साइज रेवेन्यू ऑडिट एंड दिस वन। इसमें हम लोग को थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड अबाउट द सेंट्रल एक्साइज ऑडिट 2000। व्हाट इज दिस एक्चुअली? सबसे पहले तो हम सेरा की बात कर ले, सेंट्रल एक्साइज रेवेन्यू ऑडिट। किसकी बात कर रहे हैं? सेंट्रल एक्साइज रेवेन्यू ऑडिट। नाम से ही पता चल रहा है this is not the audit of the SSE, this is the audit of the department. Okay, नाम से ही पता चल रहा है रेवेन्यू ऑडिट, not the audit of SSE,
ऑडिट ऑफ डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट। बेसिकली इस ऑडिट को, अब बताओ, एक्साइज डिपार्टमेंट का ऑडिट, किसकी ऑडिट की बात कर रहे हैं? डिपार्टमेंट की ऑडिट। आखिर ये अधिकार किसको है? आखिर ये अधिकार किसको है? सीएजी के पास है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। हाँ, नाम सुना है कभी? सीएजी का नाम सुना है? कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसको हम लोग सीएजी भी कहते हैं, C&AG भी कहते हैं। कैग ऑडिट, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इस ऑडिट को करवाती, क्योंकि हम किसकी ऑडिट कर रहे हैं? डिपार्टमेंट की ऑडिट कर रहे हैं। और डिपार्टमेंट की ऑडिट के लिए कौन डिपार्टमेंट जिम्मेदार है? सीएजी है। उसकी ऑडिट सीए नहीं करेगा, उसकी ऑडिट कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं करेगा, उसकी ऑडिट कौन करेगा? सीएजी इटसेल्फ, उसके ऑफिसर्स करेंगे। क्यों की जाती है डिपार्टमेंट की ऑडिट? ये बताओ, एसएससी की ऑडिट क्यों की जाती है? चोरी तो नहीं की उसने, टैक्स कम तो नहीं दिया, वैल्यूएशन कम तो नहीं किया, रेट कम तो नहीं लगाया, एग्जम्पशन ज़्यादा तो नहीं ले लिया, एग्जम्पशन गलत तरीके से तो नहीं ले लिया। ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। क्या डिपार्टमेंट में भी चीज़ों की चोरी होती है? हाँ, चोरी भले ना हो, लेकिन कंट्रोल अगर प्रॉपर ना हो तो चोरी तो होंगी ही होंगी। डिपार्टमेंट कैसा काम कर रहा है? डिपार्टमेंट का वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है? एसएससीज के ऊपर जो नोटिसेस जारी की जाती हैं उनका हिसाब किताब, हाँ या ना? यानी ये पूरे डिपार्टमेंट की ऑडिट है। किसकी ऑडिट है? तो मैं अब बोल रहा हूं कंडक्टेड बाय सीएजी, सर हो गया। दिस इज एन ऑडिट ऑफ द डिपार्टमेंट, सर हो गया। दिस इज नॉट एन ऑडिट ऑफ द एसएससी, सर ये भी हो गया। द ऑडिटेड फोकसेस ऑन एसर्टेनिंग रेवेन्यू लीकेज, अंडरलाइन कर लो, कहीं डिपार्टमेंट में आराम की चीजें तो नहीं हो रही कि आ रहे हैं लोग ऑफिस में बैठ रहे हैं, जो हो रहा है होने दो। ऐसा तो नहीं कि ओवरलुक की जा रही हैं चीजों को, सिस्टम नहीं है प्रॉपर काम करने का, हाँ या ना? इसको कहेंगे रेवेन्यू लीकेज। कहीं ऐसा तो नहीं डिपार्टमेंट के काम करने का तरीका ऐसा हो गया है जिससे कि रेवेन्यू की लीकेज हो रही है? रेवेन्यू लीकेज का मतलब लॉस ऑफ रेवेन्यू। जहां हमको और पैसा मिल सकता था एक्साइज के नाम से, वो पैसा लॉस में जा रहा है। अब चाहे वो एक्साइज ड्यूटी का हो, चाहे इंटरेस्ट का हो, चाहे पेनाल्टी से रिलेटेड हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो। इज इट क्लियर जी? तो the audit focus on ascertaining the revenue leakage and is assessed on the basis of the periodical returns filed by the SSC. SSC जो डिपार्टमेंट के साथ इंटरेक्शन करता है और अपनी रिटर्न्स दाखिल करता है, डिपार्टमेंट उन रिटर्न्स का कैसे हिसाब किताब रखता है, क्या उस पर आगे की प्रोसीडिंग सही तरीके से हो रही हैं कि नहीं, और कहीं ऐसा तो नहीं कि सही तरीके से प्रोसीडिंग्स ना होने पर हमारी रेवेन्यू लीकेज हो जाए। इज इट क्लियर? एंड अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन एज कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट एंड इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द एसएससी। ठीक है सर। रेवेन्यू ऑडिटर हैज द राइट टू विजिट द ऑफिस ऑफ द एसएससी दो द ऑडिट इज नॉट ऑफ द एसएससी। जो रेवेन्यू ऑडिटर, जो इस रेवेन्यू ऑडिट को करने वाला ऑडिटर होगा, वो बेसिकली एसएससी की ऑडिट नहीं कर रहा, बट दे हैव राइट टू गेट द अप्रोच ओवर द ऑफिस ऑफ द एसएससीज इटसेल्फ। दे कैन go through, they can visit with the offices of the SSCs if there is a need to visit. Otherwise it is not an audit of the SSC, it is the audit of the department. Last, there is no defined frequency for the carrying out of the audit of SIRA. सेंट्रल एक्साइज रेवेन्यू ऑडिट के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है कि साल भर में होगा या 2 साल में होगा या साल भर में 2 बार होगा या 2 साल में 4 बार होगा या 1 बार होगा। इसके लिए कोई फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन नहीं की गई। तो सर इसका मतलब जब हम एक्साइज ऑडिट 2000 पढ़ेंगे तो क्या वहां फ्रीक्वेंसीज बताई गई हैं? हाँ, वहां फ्रीक्वेंसीज बताई गई हैं कि एक एसएससी के ऊपर
कितने समय में कौन सी ऑडिट होगी देखेंगे थोड़ी देर बाद। लास्ट, CAG सबमिट्स द रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति को आपकी रिपोर्ट सौंपेगी, यानी कि CAG किसकी रिपोर्ट सौंपेगी? एक्साइज डिपार्टमेंट की रिपोर्ट किसको सौंपेगी? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सौंपेगी। हु कॉजेज दिस टू बी, छोड़ दो, उसके बाद उसके ऊपर कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल इज इट क्लियर? दैट वाज सो इजी कि एक्साइज ऑडिट, कौन सी एक्साइज ऑडिट सर? सेरा, सेंट्रल एक्साइज रेवेन्यू ऑडिट। रेवेन्यू ऑडिट इज द ऑडिट ऑफ द डिपार्टमेंट। विच वन डिपार्टमेंट? एक्साइज डिपार्टमेंट। फॉर व्हाट पर्पसेज एंड बाय whom it is to be conducted? It is conducted by the CAG. It is conducted by the CAG. It is not an audit of the SSC, it is the audit of the department. Revenue audit, the main purpose of revenue audit is to find out the leakage of the revenue. For that purposes the excise or the auditor has a right to visit over the offices of the SSCs, while this is not an audit of the SSC. Is it clear? There is no time limit of or the frequencies of the audit is to be done. And the last, the report is to be submitted by CAG to the President of India. That's it. This is the completion of this audit. चल सकते हैं आगे? आगे आते हैं, आगे मत आ जाना, आगे आते हैं किस पर? सेंट्रल एक्साइज ऑडिट। ये सेंट्रल एक्साइज ऑडिट क्या है? ये एसएससीज की ऑडिट है। किसकी ऑडिट्स हैं? ऑडिट ऑफ एसएससी। कौन करता है सर? कंडक्टेड बाय CA एंड CM में। जरा आप थोड़ा डिटेल में इसके बारे में स्टडी करते हैं, फ्रीक्वेंसीज वगैरह ढंग से सुनना। सबसे पहले बात करेंगे सेंट्रल एक्साइज ऑडिट 2000। Selection of SSCs. The choice of the unit for audit. The choice of the unit for audit is based on risk factor. ऐसा नहीं है जिसके मर्जी आए उसकी ऑडिट कर लो। एक आदमी बेदाग है और एक आदमी दाग वाला है। दाग वाला मतलब नहीं कि गंदगी लगी हुई है, दाग वाला मतलब उसका पास्ट रिकॉर्ड कुछ ऐसा है जिसमें उसके ऊपर बार बार नोटिसेस भेजी गई थी। पास्ट रिकॉर्ड कुछ ऐसा है कि उसको टैक्स चोरी में पकड़ा गया था। पास्ट रिकॉर्ड ऐसा है कि बहुत रिस्की काम करता है और रेवेन्यू की चोरी होने की पॉसिबिलिटी वहाँ पर ज़्यादा है। तो अगर कुछ ऐसा केस है और पास्ट हिस्ट्री हमको शो करती है, इंडिकेट करती है कि ऐसे एसएससीज को आपको ऑडिट करवानी चाहिए, देन यस द ऑडिट मस्ट बी अंडरटेकिंग। ठीक। The choice of the unit for audit is based on the risk factor. This means that such of the SSC who have a bad track record, have duty evasion cases and major audit objections against them, past duty dues etc. are taken up for audit and as opposed to those who enjoy a clean track records. हाँ, जिनका क्लीन ट्रैक रिकॉर्ड है उनके ज़्यादा पीछे भागने की जरूरत नहीं है, नो डाउट। उनके पर भी हमको कभी कभी ऑडिट करवानी पड़ती है, ऐसा नहीं उनको हमेशा छोड़ दो। कभी कभी हम रैंडम बेसिस पर ऐसे लोगों के ऊपर भी ऑडिट का केस करते हैं ताकि पता चले कहीं ईमानदार बेईमान तो नहीं हो रहा, और बेईमान है तो उसको ईमानदार कैसे बताया जाए। अच्छा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑडिट। अगर किसी एसएससी ने साल भर में, सोचो लोग ड्यूटी कितनी पे करते होंगे, जरा सोचो, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, दिमाग से निकाल दो। ड्यूटी करोड़ों में भी पेमेंट होती है, करोड़ों में लोग टैक्स पेमेंट करते हैं। कितना रुपया? करोड़ों रुपए। अभी तक नहीं सोचा था तुम लोगों ने, अभी तक दिमाग में वही टैक्स का आता होगा 10,000, 20,000, 25,000, 50,000। नॉट एट ऑल। एक नॉर्मल एसएससी होता है ना, मान लो एक फैक्ट्री है जो अच्छा खासा बिजनेस कर रही है, तुम्हारे शहर में 25-50 फैक्ट्रियां हैं, वो लाखों करोड़ों रुपए ड्यूटीज देती है, मंथली बेसिस पर पेमेंट होता है, लाखों लाखों रुपए पेमेंट होता है। अगर 50 लाख रुपए से कम ड्यूटी कोई एसएससी देता है साल भर में अगर 50 लाख से कम की ड्यूटी है, तो ऐसे यूनिट्स को सबसे किनारे रखो और छोटी यूनिट्स मानो। सोचो छोटे लोग हैं, 50 लाख रुपए तुम साल भर में सरकार को टैक्स दे रहे हो एक्साइज ड्यूटी का, छोटे लोगों, और ऐसे छोटे लोगों में से केवल 10% को सेलेक्ट कर लिया जाता है कि इसमें से ये भीड़ है, इतना पंच बनता है। भाई कम ड्यूटी देने वाले तो बहुत ज़्यादा होंगे,
अब 50 लाख तक ड्यूटी देने वाले इतने लोग, केवल 10% चुन लेते हैं। कितने? इनके ऊपर ऑडिट का केस होगा, बाकी ये 90% तुरंत रिलीज, छोड़ो जो हुआ हुआ, ज़्यादा पीछे भागने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अभी इस टॉपिक के बाद हम आपको पढ़ाएंगे असेसमेंट। क्या बताएंगे? असेसमेंट। वो तुम लोग को पता चलेगा किस तरह के असेसमेंट होते हैं। फिजिकल कंट्रोल असेसमेंट होता है, सेल्फ असेसमेंट कंट्रोल होता है, किस तरह से होता है वो देखा जाएगा। प्रोविजनल असेसमेंट किस तरह से, थोड़ी देर बाद देखेंगे। लेकिन फिलहाल 10% लोगों की ऑडिट की जाती है, 90% को तो ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। छोटे लोग क्यों इनके पीछे भागे? लेकिन अगर ड्यूटी 50 लाख से 100 लाख तक पेमेंट है, 50 लाख से 100 लाख के अंदर तक की ड्यूटी अगर पेमेंट है, तो ऐसे में से ऐसे लोगों को 5 साल में एक बार जरूर ऑडिट करवाओ। 5 साल में एक बार, यानी अगर कोई बंदा 80 लाख की ड्यूटी पे कर रहा है तो ये तो श्योर है कि 5 साल में एक बार उसका ऑडिट का केस आएगा। मेरी बात समझना, यानी ऐसे लोगों को ऑडिट करेंगे 5 साल में एक बार, हर साल नहीं। वो ऐसे ही बेचारा डरा रहेगा। 50 लाख से 100 लाख कोई बड़ा आदमी नहीं है वो, बात समझ गए? हाँ, 5 दिन की ऑडिट चलेगी। कितने दिन की ऑडिट चलेगी? लेकिन अगर कोई एसएससी 100 लाख से 300 लाख तक की ड्यूटी पे करता है तो हर 2 साल में एक बार ऑडिट करवाओ। ऐसे लोगों के पीछे पढ़ो, थोड़ा ज़्यादा पढ़ो। 2 साल में एक बार ऑडिट करो। 100 लाख से 300 लाख की अगर उसकी एक्साइज ड्यूटी का पेमेंट होता है सालाना, देन द ऑडिट मस्ट बी अंडरटेकन वंस इन 2 years and the number of days of the audit must be of 7 days. And the last case, if there is a duty which is to be paid by the SSE is in excess of rupees 300 lakhs, 3 करोड़ से ऊपर की अगर ड्यूटी है तो बेटा हर साल उसकी ऑडिट करवाओ। और ये ऑडिट 10 दिन की होगी, हर साल ऑडिट होगी। सोचो, जो बड़े लोग हैं जो बहुत ज़्यादा ड्यूटी पेमेंट कर रहे हैं उनकी 10 दिन की ऑडिट हर साल फिक्स हो गई, और जो 100 लाख से 300 लाख तक के हैं उनकी 7 दिन की ऑडिट 2 साल में एक बार होनी है। जो 50 लाख से 100 लाख है उनकी 5 साल में ऑडिट एक बार होनी है, 5-5 दिन की। और जो 50 लाख तक के हैं उनको सबको बंच को अलग करो, उसमें से केवल 10% यूनिट्स चुन लो, उनके ऊपर ऑडिट करवाओ, बात खत्म। और लास्ट पॉइंट दिया है, अबाउट 25% ऑफ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट विल बी ऑडिटेड एवरी ईयर। जितने भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट होते हैं उसमें से 25% को चुन लो, हर साल उनकी ऑडिट करवाओ। जितने भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स होते हैं उनको में से 25% चुन लो और उनकी एक्साइज ऑडिट करवाओ। नाम तो आपने रखा है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, कहीं काम आप काला तो नहीं करते? एक्सपोर्ट के नाम पर आप टैक्स बेनिफिट लेते होंगे, ड्यूटी का पेमेंट नहीं करते होंगे, हाँ या ना? और कहीं ऐसा तो नहीं वो सामान आप इंडिया में ही बेच रहे हो? तो 25% ऑफ द यूनिट्स आर टू बी सेलेक्टेड फॉर द पर्पज ऑफ दिस ऑडिट। तो अब समझ में आया ऑडिट किसकी होगी? सर, ऑडिट एसएससीज की होगी। किन एसएससीज की होंगी? जिनका पास्ट रिकॉर्ड अच्छा नहीं होगा, बैड रिकॉर्ड्स होगा, टैक्स इवेजन में फंसे होंगे, जिनके रिटर्न समय पर नहीं आते हैं, अमाउंट के टैक्स इवेजन का रिस्क ज़्यादा, रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, उनको चुन लो। कितनी ऑडिट करेंगे? जो 50 लाख तक का अमाउंट पे करते हैं ड्यूटी का, उनको 5 साल में, उनके में से 10% यूनिट्स हर साल चुन लिए जाते हैं। यानी आपके ऊपर ऑडिट आने की पॉसिबिलिटी 10 साल में एक बार है। 10% चुनते हैं तो 10 साल में एक बार है, नहीं ऐसा कुछ है नहीं, हो सकता है 20 साल तक ना हो। इज इट क्लियर? क्योंकि जितना बन जाता है उसमें से 10% को चुना जाता है और रिस्क फैक्टर पर चुना जाता है। दूसरा, अगर आप 50 लाख से 100 लाख तक की ड्यूटी पर पे करते हैं तो 5 साल में एक बार चुना जाएगा। कितने लोगों को? 5 साल में एक बार आपका नाम आएगा ही आएगा, सारे लोगों का नाम आएगा, और 5 दिन की ऑडिट होगी। और अगर आपने 100 लाख से 300 लाख तक की ड्यूटी का पेमेंट किया है तो 2 साल में एक बार आपका नाम आएगा ही आएगा, 7 दिनों की ऑडिट होगी। और अगर आपने 300 लाख से ज़्यादा का ड्यूटी का पेमेंट किया गया तो हर साल आपकी ऑडिट होगी 10 दिनों की ऑडिट होगी। और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट के केस में 25% ऑफ द यूनिट्स आर टू बी पिक्ड फॉर द पर्पज ऑफ ऑडिट। इज इट क्लियर? समझ में आई बात? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो नीचे दूसरा पॉइंट लिखा है डेस्क रिव्यू, लिखा है ना। होता क्या प्रिलिमिनरी और डेस्क रिव्यू। अब ये ऑडिट आपके घर नहीं होगी, सुन लो, एसएससीज के यहाँ नहीं होगी। सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट डिपार्टमेंट में बैठ जाएंगे, ऐसे एसएससीज के सारे रिकॉर्ड मंगवाएंगे। कहाँ से? ऑफिस से, उसी डिपार्टमेंट से। लाओ इसकी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, लाओ इसकी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, लाओ इसकी बैलेंस शीट और पीएल अकाउंट, लाओ इसका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, लाओ टैक्स इवेजन के इसके केसेस। अब हम देखते हैं कि इसमें रिस्क कहाँ हो सकता है, रेवेन्यू लीकेज कहाँ हो सकती है, ये एसएससी हमको धोखा कहाँ दे सकता है। क्या इसने वैल्यूएशन सही किया है? क्या इसने वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन किया है? क्या इसने रेट ऑफ ड्यूटी गलत लगाई है या रेट ऑफ ड्यूटी कम लगाई है? क्या ये सैनवेट क्रेडिट ज़्यादा लेता है, उन चीज़ों पर भी लेता है जिस पर इसको सैनवेट क्रेडिट नहीं लेना चाहिए? क्या इसने हिसाब किताब या सारी बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपरली मेंटेन की हैं?
हाँ या ना, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। आज हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे डेली स्टॉक अकाउंट। एक होता है पर्सनल लेजर अकाउंट जिसको हम कहते हैं PLA, उसके बारे में मैं 2 लाइन बताऊंगा। तो PLA मेंटेन किया है कि नहीं, डेली स्टॉक अकाउंट मेंटेन किया है कि नहीं, लेजर और कैश बुक प्रॉपरली मेंटेन किया है या नहीं, सारे के सारे रिसीट्स और डिटेल्स सही तरीके से मेंटेन है या नहीं। अच्छा आगे आते हैं। The entire process can be done by the cost accountant and the chartered accountant without interacting with the SSE, hence it is called desk review। ओ मैंने क्या बोला? यही तो बोला। और देखो कहाँ होता है विदाउट इंटरेक्शन ऑफ द SSE, अंडरलाइन कर लेना। यानी CA और CMA SSE के साथ तो इंटरेक्शन करते ही नहीं, इसीलिए इसका नाम डेस्क रिव्यू है। मीन्स SSE हैज नो एनी नॉलेज अबाउट दैट व्हाट इज गोइंग ऑन इन द डिपार्टमेंट। उस समय वो घर पे खाना खा रहा होगा, लेकिन उसका डेस्क रिव्यू उधर चल रहा होगा, नाच गा रहा होगा, पार्टी मना रहा होगा, लेकिन उधर उसका डेस्क रिव्यू चल रहा होगा, उसकी जांच पड़ताल और खातों की छानबीन चल रही होगी। हाँ या ना। चलो दूसरा, द रिव्यू इज कैरिड आउट एट द ऑफिस ऑफ द एक्साइज डिपार्टमेंट। जब हमें SSE से इंटरेक्ट करना ही नहीं है तो कहाँ घर बैठ करके डेस्क रिव्यू करेंगे? नहीं सर, हम लोग डेस्क रिव्यू एक्साइज डिपार्टमेंट में बैठ कर करेंगे। हम लोग का मतलब ऑडिटर, ऑडिटर का मतलब कॉस्ट अकाउंटेंट एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट। अच्छा जी, द डेस्क रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ द इंटरनल ऑडिट प्रोसीजर। बिल्कुल सही है, इंटरनल काम है। अभी डिपार्टमेंट के अंदर चलने दो, खलबली वहीं मची हुई है कि किसके अगेंस्ट क्या हो रहा है। हाँ या ना। और होता क्या, एक्साइज डिपार्टमेंट के ऑफिसर आते हैं, कहते हैं भाई साहब आपकी वहाँ डेस्क रिव्यू चल रही है, कुछ अब आगे नहीं बोलेंगे। एंड द सर्विस ऑफ द प्रोफेशनल्स आर टेकन टू हेल्प द डिपार्टमेंट। इज इट क्लियर? और ऐसे डेस्क रिव्यू में हम लोग प्रोफेशनल्स की सर्विसेज ले सकते हैं, एक्सपर्ट की सहायता ले सकते हैं, फोन ऑफ फ्रेंड्स और एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हैं। बात समझ में आई? कौन बनेगा? द नॉर्मल स्कोप ऑफ वर्क फॉर द प्रोफेशनल इज टू एज सर्टेन। अच्छा, जो प्रोफेशनल काम करते हैं वो क्या देखते हैं? इवेजन ऑफ ड्यूटी कितनी है, अंडर वैल्यूएशन क्या है, सैनवेट क्रेडिट का यूज़ है या मिसयूज़ है, एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड सही तरीके से भरा गया है नहीं या कि उसका भी मिसयूज़ है, इंटरेस्ट का क्या है, पेनाल्टी का क्या हिसाब किताब है, वो चार्ज किया जाता है और पे होता है या नहीं, फैक्ट्स प्रोड्यूस बाय द SSEs इन ऑर्डर टू सो ऑन। ठीक, इज इट क्लियर? ये सारा डेस्क रिव्यू में होता है कि जो पास्ट हिस्ट्री रिकॉर्ड है, पास्ट रिकॉर्ड है SSE का, वो सारा खंगाल करके रखा जाए। और रिस्क फैक्टर के ही ध्यान में रख करके हमने चूंकि डेस्क रिव्यू किया था या उस ऑडिट को सेलेक्ट किया था, तो रिस्क कहीं ना कहीं है। और एक्सपर्ट की जब हम सलाह लेंगे तो एक्सपर्ट ये सारी चीज़ें देखेगा, प्रोफेशनल्स। दिस विल हेल्प द एक्साइज डिपार्टमेंट। अब इससे फायदा किसको है? एक्साइज डिपार्टमेंट को, कि बिकॉज द ऑफिसर्स ऑफ द एक्साइज डिपार्टमेंट आर नॉट द प्रोफेशनल्स वन। We cannot suppose that they have the updated knowledge, or you cannot say that they are expert to find out the things easily. वो हम लोग एक्सपर्ट हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट, वी आर द एक्सपर्ट वन एंड वी कैन फाइंड आउट द थिंग्स, वी कैन फाइंड आउट द लीकेज ईजिली। हाँ या ना, हम लोग को तो दूर से ही पता चल जाता है बेईमानी कहाँ हुई है। हम लोग की आंखों को ऐसे बना दिया जाता है, चंटई। It will help the central excise department to assess the risk of the SSE and prepare a suitable audit plan. अब देखो, अब क्या होगा? ऑडिट प्लान बनेगा। एक्साइज डिपार्टमेंट क्या करेगा? ये बताएगा कि क्या आगे हम लोग का प्रोसीजर है और कौन कौन से SSEs के ऊपर कितना रिस्क है। बोलो ना, पक्की बात है। रिस्क के बारे में बताएगा नहीं बताएगा? हमने सबसे पहला काम क्या किया? पहला काम सेंट्रल एक्साइज ऑडिट में ऐसे SSEs को चुना जिनका रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी देख ली, 50 लाख तक के लोगों में 10% यूनिट को चुना। 50 लाख से 100 लाख पे 5 साल में एक बार ऑडिट होता है और 5 दिन का ऑडिट होता है। 100 से 300 लाख में 2 साल में एक बार ऑडिट होता है और 7 दिनों का होता है। 100 लाख से 300 लाख से ऊपर होता है तो हर साल ऑडिट होता है और 10 दिनों का होता है। और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है तो 25% ऑफ द यूनिट्स आर टू बी सेलेक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ CEA 2000। इज इट क्लियर? उसके बाद हम लोगों ने देखा कि डेस्क रिव्यू होता है या प्रिलिमिनरी कहा जाता है। प्रिलिमिनरी में कॉस्ट अकाउंटेंट एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जाते हैं, एक्साइज डिपार्टमेंट में बैठते हैं, वहाँ पर ऐसे SSEs की सारी फाइलें खंगाली जाती हैं और अगर चाहे तो वो एक्सपर्ट्स का सहारा ले सकते हैं। एक्सपर्ट्स का सहारा लेते हैं तो उनको वहाँ से क्या पता चलता है? इवेजन ऑफ ड्यूटी कितनी हो सकती है, रिस्क क्या है, अंडर वैल्यूएशन है, ओवर वैल्यूएशन है, अंडर रेट है, ओवर रेट है, मिसयूज है सैनवेट क्रेडिट का, रिकॉर्ड्स प्रॉपर रखे जाते हैं या नहीं, यहाँ वहाँ से कॉरेस्पॉन्डेंस होता है तो किस तरह का कॉरेस्पॉन्डेंस आज तक हुआ है, इंटरेस्ट और पेनाल्टी का क्या लीकेज है या इंटरेस्ट और पेनाल्टी के बारे में क्या सिस्टम बना उनके लिए। इज इट क्लियर?
अब बताओ इसके 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 आ जाने के बाद एक डिपार्टमेंट को एक मोटा मोटी फिगर मिल जाता है, मोटा मोटी फिगर मिल जाता है कि कितना रेवेन्यू लीकेज हुआ होगा और किसके साथ कितना रिस्क फैक्टर है, और उसके बेसिस पर हम लोग अपनी ऑडिट प्लान कर सकते हैं। The audit team would collect data or records required for preliminary review, such as all information available about the unit of the SSE, its operations, reason for selection of the for audit. अब देखो सिलेक्शन हो रहा है, अब इतने लोग रिस्की थे उनको चुना, अब उसमें से चुन रहे हो कि किन के ऊपर ऑडिट का काम करना है, ऑडिट प्लान बन रहा है, डेस्क रिव्यू हो गया, अब उसके बाद फाइनल हो रहा है किन के ऊपर ऑडिट का काम किया जाए। अच्छा, एसएससी की प्रोफाइल क्या है, एनुअल रिपोर्ट क्या है, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट क्या है, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, सारी चीजें एक जगह रखो, और द ऑडिट शुड बी कंप्लीटेड इन 5 to 7 वर्किंग डेज। जब सारी ऑडिट की चीजें एक तरफ आ जाएंगी उसके बाद हम 5 से 7 दिनों के अंदर ऑडिट का काम खत्म करेंगे, जो ऊपर बताया मैंने 5 से 7 दिन। अच्छा, गैदरिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग एसएससी इंफॉर्मेशन, चलो सर ये आपने बता दिया कि विद द हेल्प ऑफ डेस्क रिव्यू एंड द सेंट्रल एक्साइज ऑडिटर वुड आइडेंटिफाई सर्टेन एरियाज विच वारंट क्लोजर एग्जामिनेशन, और इसके लिए चाहें तो हम लोग एसएससी को एक क्वेश्चनरी भेज सकते हैं, प्रश्नावली भेज सकते हैं जिसमें क्वेश्चन लिखा रहेगा, इसके पहले आपने कितना इंटरेस्ट जमा किया या पेनाल्टी जमा की, या आपने कब ऑडिट करवाई थी, सारी डिटेल, मतलब जो भी अब डाउट हैं वी कैन सॉर्ट इट आउट बाय सेंडिंग अ क्वेश्चनरी टू द एसएससी। अच्छा, टूरिंग ऑफ द प्रीमाइसेस, अच्छा कभी कभी क्वेश्चनरी में हम पूछ लेते हैं कि आपका फंक्शन क्या, ऑपरेशन क्या, आप काम करने का तरीका क्या है, जाना ना पड़े, लेकिन कभी कभी जो ऑडिट टीम होती है उनको लगता है ना बैठे बैठे काम नहीं होगा, वहाँ काम कैसा चल रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड ट्राई टू नो अबाउट दैट, हाउ द सिस्टम ऑफ एसएससी डू वर्क, वो काम कैसे कर रहा है, सबसे पहले हमको ये जानना है। तो टूर करती है, विजिट करती है टीम किसकी, एसएससी के ऑफिसेस की, उसके बिजनेस की, वो वहाँ जाकर आंखों से देखना चाहती है कि ऑपरेशन कैसा है, फंक्शंस कैसे हैं, कोई रॉ मटेरियल आता है कहाँ रखते हैं, कैसे उसको मिक्स किया जाता है, मशीनों में कैसे डाला जाता है, आउटपुट कब आता है, उसका आगे का प्रोसेसिंग पैकिंग तक का क्या है, पैकिंग होने के बाद सामान को कहाँ स्टोर किया जाता है, स्टोर करने के बाद उसको सेल कैसे किया जाता है, अब इन सारी चीज़ों के पीछे इनका रिकॉर्ड कैसे मेंटेन किया जाता है, और सेनवेट क्रेडिट कैसे अवेल की जाती है, और रिटर्न्स कौन और कैसे भरता है, मीन सारी चीज़ें हमको देखनी है। उससे ये पता चलता है कहीं ऐसा तो नहीं कि एसएससी के अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं उसकी फैक्ट्री में प्रॉब्लम वही है, एसएससी में प्रॉब्लम नहीं है, फैक्ट्री में प्रॉब्लम। पहले पता तो चले ऑपरेशन का सिस्टम क्या है पूरा, बोलो ना, बैठे बैठे तुम जान लोगे, जानना जरूरी है कभी कभी। तो कहा गया द ऑडिटर विजिट द फैक्ट्री ऑफ द एसएससी एंड गैदर द इंफॉर्मेशन, द प्रोडक्शन प्रोसेस, द मार्केटिंग प्रोसेस, द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ड्यूटी पेमेंट डिटेल्स एंड द एग्जिस्टिंग फिजिकल स्टॉक एंड द करेक्टनेस ऑफ स्टॉक रिकॉर्ड्स। इज इट क्लियर? सब चीज़ चेक करो ना एक बार, टूर करके ही जान सकते हो। अगर आपको लगता है तो आप जाओ एक बार टूर करके देखो, आपको गलतियाँ पता चलेंगी, आपको अच्छाई और बुराई दोनों पता चलेगी। इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है किसी भी डिपार्टमेंट के लिए, अगर हमारा फैक्ट्री में आप विजिट करते हो और हमारा इंटरनल कंट्रोल बहुत स्ट्रांग है, इंटरनल कंट्रोल का मतलब ये अपना काम करता है, इसके काम खत्म होने के बाद वो अपना काम करता है, उसके काम खत्म होने के बाद वो काम करता है, उसके खत्म होने के बाद वो काम करता है, मीन्स अ सीक्वेंस इज ऑलरेडी मेड ओवर देयर एंड ईच एंड एवरी पर्सन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन वर्क एंड ईच एंड एवरी पर्सन will leave their seat after completion of the work allotted to them। हाँ है ना, काम करने का क्या सिस्टम है, कैसा डेकोरम मेंटेन किया गया है, लोगों का इंटरनल, वहाँ का इंटरनल ऑडिट क्या, इंटरनल कंट्रोल कैसा है। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी तरह से तभी काम कर सकता है जब उस सिस्टम का, उस ऑफिस का, उस एनवायरनमेंट का इंटरनल कंट्रोल अच्छा हो। क्या अच्छा हो, यानी हर आदमी अपना काम पक्का करे। इज इट क्लियर? एक आदमी को काम कौन कौन सा बांटा गया, अब बताओ ये इंटरनल कंट्रोल अच्छा है कि नहीं। मेरे इंस्टीट्यूट का फीस रसीद ये काटता है, मेरे इंस्टीट्यूट में कोई इंक्वायरी आती है यही देखता है, हाँ इंक्वायरी भी यही देख रहा है, फीस रसीद भी ये काट रहा है और डिमांड भी यही कर रहा है आउटस्टैंडिंग अमाउंट का। तो एक देखो ना, सारा काम इसके ऊपर जिम्मेदारी है। अब क्या सारे बच्चों की फीस आ जाएगी? हाँ, क्या दिक्कत है, इसको तो सब मालूम है, क्या दिक्कत आएगी भाई?
क्या दिक्कत आएगी? कोई दिक्कत है इसमें? अरे बहुत बड़ी दिक्कत है, इंक्वायरी भी यही ले रहा है, फीस भी यही काट रहा है, बकाया भी यही मांग रहा है, तो बात खत्म। कल कहेगा सर उन 4 बच्चों ने फीस नहीं दिया हम क्या करेंगे? रख लेगा। हाँ भाई, काम को आपको बांटना है, काम को इस तरह से बांटना है पूरे डिपार्टमेंट में कि कहीं रेवेन्यू लीकेज ना हो सके, यानी कि ना एसएससी का घाटा ना हो। एसएससी टैक्स देना चाहता है, कहीं ऐसा तो नहीं उसके अंडर में जो वर्किंग स्टाफ है वो काम नहीं कर रहे ढंग से और वो इस काम में लगे हुए हैं, यानी इंटरनल कंट्रोल वीक है। अगर ऐसा कुछ है तो इसका मतलब एसएससी के बिजनेस का इंटरनल कंट्रोल वीक है, और अगर एसएससी के बिजनेस का इंटरनल कंट्रोल वीक है तो हर जगह प्रॉब्लम आ सकती है और वहां पर रिस्क फैक्टर ज्यादा होगा। इज इट क्लियर? तो कहा गया द इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल इज नेसेसरी फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट चेक्स रिक्वायर्ड ऑफ द फॉर द एसएससी। तो इससे ये पता चलता है एसएससी के ऊपर ज्यादा जांच पड़ताल की जाए या कम जांच पड़ताल की जाए, मुद्दे के ऊपर आकर के काम किया जाए, पहले मुद्दों को सही किया जाए। मेरी बात समझना, अगर इंटरनल कंट्रोल वीक है तो पहले वापस जाओ, थोड़ा और अंदर से डिटेल में चेक करो और कहां से प्रॉब्लम है। अभी तक तो हम लोग वहां बैठ बैठ करके सारा काम कर रहे थे, अब यहां पर आए हैं तो पता चला कि प्रॉब्लम कुछ और है, तो भैया वहां ग्रॉस रूट में जाकर के प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करो और उसके बाद आगे बढ़ो। इज इट क्लियर? प्रिपरेशन ऑफ अ ऑडिट वर्क रिपोर्ट, अब ये सब काम हो गया। द स्टेप इन्वॉल्व्स पुटिंग टुगेदर ऑल ऑफ द ऑडिट फाइंडिंग्स। अब ऑडिट का काम होगा, प्रोसीडिंग्स चलेंगी, ऑडिटर्स बैठ जाएगा, सारा काम हो गया, हमारे पास सारी रिपोर्ट हैं, हमारे पास विजिट हो गया, हमको ऑपरेशंस के बारे में नॉलेज हो गई, हमने इंटरनल कंट्रोल देख लिया, उसके बाद हम सारे ऑडिट फाइंडिंग्स को एक जगह रखेंगे। ये प्रॉब्लम पकड़ी गई, ये प्रॉब्लम पकड़ी गई, इसमें इतना टैक्स कम जमा हुआ, इसमें इतनी पेनाल्टी कम हुई, इसके ऊपर इतना टैक्स लगना चाहिए, इसके ऊपर इतनी पेनाल्टी और इंटरेस्ट लगना चाहिए, सारी ऑडिट फाइंडिंग्स को हम क्या करेंगे? एक जगह रखेंगे। द स्टेप इन्वॉल्व्स पुटिंग टुगेदर ऑल ऑफ द ऑडिट ऑफ फाइंडिंग्स इन वन प्लेस टू बी placed in the audit file where necessary. Important objects and finding must be reviewed with the immediate supervisor before discussing with the SSC. तो वहां पर पहले जो इंपॉर्टेंट, भाई हमको दो तरह की चोरियां मिली, एक तो मिली 50 लाख की चोरी, एक 10 लाख की चोरी, एक 18 लाख की चोरी, एक मिली 2000 की चोरी, 3000 की चोरी। तो इंपॉर्टेंट क्या है, 18 लाख, 10 लाख, 12 लाख है, 2000, 3000? तो जो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, उनको थोड़ा आप किनारे कर लो और उसके बारे में एक बार और डिस्कशन कर लो। एसएससी के पास जाने के पहले सुपरवाइजर जो हो, जो हमारी टीम का मेंबर है, जो वहां पर एक्साइज डिपार्टमेंट में, उसके साथ एक बार क्या कर लो, कन्वर्सेशन कर लो और उससे बातचीत कर लो। हाँ या ना? इट इज एक्सपेक्टेड दैट द ऑडिटर शुड इन्फॉर्म द एसएससी, अंडरलाइन कर लेना, ये उम्मीद की जाती है एक ऑडिटर से कि वो इन्फॉर्म करे एसएससी को उन सारे ऑब्जेक्शंस के बारे में जो उन्होंने पाई हैं, जो उन्होंने अपने ऑडिट में अपने काम के दौरान पाई हैं। ये थोड़ी था ऑडिट करने के बाद जेब में रखो रिपोर्ट, ऑडिट करने के बाद उसको तो बताओ जिसके ऊपर कार्यवाही की जानी है। चुट्टे, तूने इतनी चोरी की, ये तेरे ऊपर ये कार्यवाही हम कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द ऑडिटर टू इन्फॉर्म द मैटर और द थिंग्स विद द टू द एसएससी, एंड द एसएससी मस्ट हैव एन अपॉर्चुनिटी टू नो द ऑब्जेक्शंस। और एसएससी को ये जानने का हक है कि कौन सा इल्जाम लगाया गया है। चल जेल चल का है, वो वहीं बताया जाएगा। जेल की 14 साल की हवा काट ली, पता चला क्या जुर्म था, कुछ नहीं था। अरे पहले पता तो चले क्या जुर्म है, तब तो हमको ले चलो, हमारे ऊपर ऑडिट का जो केस है वो दर्ज करो चोरी का। एंड टू आफ्टर क्लैरिफिकेशन एंड विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट द प्रोसेस will resolve potential disputes early and avoid unnecessary dispute. Audit follow up, वो बात की बात है, फॉलो अप किया जाएगा। समझ में आई बात कैसे होता है सेंट्रल एक्साइज ऑडिट? तो ये सीबीसी करवाती है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, ये सीएजी करवाती है।
चलें, अब आते हैं स्पेशल ऑडिट की बात करते हैं, और दो लाइनें ही मैं बताऊंगा, इसमें ज़्यादा जानने के लिए कुछ है भी नहीं, और ना आपके एग्जाम में डिटेल में पूछा जाता है, हो सकता है 2 नंबर या 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाए। राइट डाउन अबाउट द वैल्यूएशन ऑडिट और सैंडविच क्रेडिट ऑडिट। वैल्यूएशन ऑडिट बहुत ही सिंपल है। वैल्यूएशन का मतलब जिस वैल्यू पर आप ड्यूटी का पेमेंट करते हो, क्या वो वैल्यूएशन सही है? अगर वैल्यूएशन ही आपने कम कर रखा है तो ड्यूटी तो अपने आप कम बन जाएगी। अगर 100 रुपये वैल्यूएशन होना चाहिए और टैक्स रेट है 10%, तो 10 रुपये ड्यूटी आनी चाहिए। आपने वैल्यूएशन लगा रखा है 90, तो 9 रुपये आ रही है सरकार को। आप हर एक किलो पर 1 रुपये का चूना लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो? तो ये है वैल्यूएशन ऑडिट। वैल्यूएशन सही होगा तो अमाउंट भी सही कैलकुलेट होगा ड्यूटी का। जरा देखो, ड्यूटी पेमेंट इज करेक्ट ओनली व्हेन द वैल्यूएशन इज करेक्ट, तो वैल्यूएशन ऑडिट इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, hence valuation is critical. Valuation audit can be ordered only with the prior approval of the principal chief commissioner of a central excise or chief commissioner of central excise. बोलो, यानी प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर या चीफ कमिश्नर ऑफ एक्साइज ऑडिट, एक्साइज डिपार्टमेंट कह सकता है किसी एसएससी को कि वो अपनी क्या करवाएं, वैल्यूएशन ऑडिट करवाएं। क्या करवाएं? और ऑडिट का काम तुम लोग को मालूम है कौन करेगा? कॉस्ट अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट, हाँ या ना? और इसको नॉमिनेट करने का काम कि इस पर्टिकुलर बिजनेसमैन या एसएससी की वैल्यूएशन ऑडिट का काम मिस्टर मनोरंजन का है। किसका है? मिस्टर मनोरंजन, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है या कॉस्ट अकाउंटेंट है, इसका काम है। अब ये नॉमिनेटेड है, इसको नॉमिनेट कौन कर रहा है? प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और चीफ कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साइज, वो नॉमिनेट करेगा पर्टिकुलर किसी कॉस्ट अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट को। द मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर submission of such a cost audit report is 180 days from the date of the receipt of cost audit। ठीक, 180 दिन के अंदर ये रिपोर्ट आपको देनी पड़ेगी, बात खत्म। क्लियर हुआ? हाँ या ना? अगर हम बात करें एक और सैंडविच क्रेडिट ऑडिट, तो सेम वही चीज है। सैंडविच क्रेडिट, आप कितना सैंडविच क्रेडिट अवेल करते हो, सही तरीके से अवेल करते हो या नहीं, बाय कंप्लाइंग ऑल द रूल्स मेड अंडर द सेंट्रल एक्साइज एक्ट और रूल्स। अगर आप सही तरीके से नहीं करते हो, ये हमें कैसे पता चलेगा आपने सैंडविच क्रेडिट सही तरीके से अवेल की है, या उसका यूटिलाइजेशन सही कर रहे हो, या सैंडविच क्रेडिट आप सही अमाउंट लिख रहे हो? कैसे पता चलेगा? बिना ऑडिट के नहीं। सरकार को नुकसान तो होगा अगर हमने 10 लाख के बजाय 11 लाख का सैंडविच क्रेडिट लिख दिया, तो 1 लाख रुपए तो हमने तुरंत मार लिया सरकार का। तो सरकार ने कहा ना, आप सैंडविच क्रेडिट ऑडिट करवाइए, और प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साइज और चीफ कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साइज एक सीए को या एक सीएमए को नॉमिनेट करेगा कि पर्टिकुलर एसएससी का कौन सी ऑडिट करके बताओ, सैंडविच क्रेडिट ऑडिट बताओ। हाँ या ना? बोलो। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेयर हाउसिंग। 5 मिनट लगेगा, हार्डली इट विल टेक 4 to 5 minutes। वेयर हाउसिंग में हम लोगों ने ये देखा है अभी तक, वी कैन स्टोर आर गुड्स इन अ वेयर हाउस विदाउट मेकिंग द पेमेंट ऑफ ड्यूटी। इफ यू आर जस्ट गोइंग टू मैन्युफैक्चर एनी प्रोडक्ट, इफ यू आर जस्ट गोइंग टू प्रोड्यूस एनी प्रोडक्ट, एंड ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और आइटम excise duty is leviable, then we are needed to pay the amount of excise duty before removal of the goods, and there are 3 places। तीसरा मैं किनारे कर देता हूं, 2 प्लेसेस हैं प्लेस ऑफ रिमूवल के लिए। पहला, फैक्ट्री गेट। जब सामान फैक्ट्री गेट से बाहर जाता है तो इसका मतलब विदाउट मेकिंग द पेमेंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी यू कैन नॉट रिमूव द गुड्स फ्रॉम द फैक्ट्री प्लेस। First, you are needed to pay the amount of duty. Second, if you are just going to if you are maintaining a warehouse and you are releasing your product or manufactured item from the factory place to the warehouse, then you can release your product to store the goods in a warehouse without making the payment of the duty. This is again the place of removal. Your warehouse is the place of removal, but yes, when you will remove your goods from the place of removal means warehouse, again you are needed to pay the amount of duty before removal of goods from the warehouse। इसका मतलब
वेयर हाउस में हम सामान स्टोर कर सकते हैं बिना ड्यूटी के पेमेंट के। अच्छा, अगर अमाउंट ऑफ ड्यूटी का बिना पेमेंट किए हुए वेयर हाउस में सामान डिपॉजिट कर सकते हैं, तो क्या उस वेयर हाउस को बनाने के लिए हमें किसी स्पेशल परमिशन की जरूरत है? जी, हमें एसी और डीसी से, जो उस जुरिस्डिक्शनल एरिया का एसी या डीसी होगा, एसी या डीसी होगा मेरे हिसाब से, कुछ लिखा है नहीं लिखा है, देख लेंगे कहीं मैं गलत ना बोल दूं, एसी डीसी की जगह कुछ और हो। कमिश्नर है, सॉरी, ठीक, कमिश्नर है, चीफ कमिश्नर, ठीक है। प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर की परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपने कहीं भी वेयर हाउस खोल लिया और कहो दिस इज द प्लेस ऑफ रिमूवल एंड वी कैन स्टोर आवर गुड्स विदाउट मेकिंग द पेमेंट ऑफ ड्यूटी, नॉट एट ऑल। If you are just going to maintain any warehouse, then first of all get the prior permission of the principal commissioner or commissioner of central excise। हाँ या ना, उसकी परमिशन मिल जाएगी, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, अब आप वेयर हाउस में सामान स्टोर कर सकते हो। आप वेयर हाउस में सामान केवल अपना स्टोर करना, दिस इज नॉट अ पब्लिक वेयर हाउस। आप वेयर हाउस में केवल अपना सामान स्टोर करना, किसी दूसरे का मत करना। और खबरदार वो सामान स्टोर मत करना जिस पर ड्यूटी पेड हो चुकी है। ये वेयर हाउस तो उस सामान के लिए है जिसकी ड्यूटी पेमेंट होना बाकी है। तो दोनों सामान को पहली बात मिलाना मत। दूसरी बात, ड्यूटी पेड गुड्स कैन नॉट बी स्टोर्ड इन अ वेयर हाउस। लेकिन अगर आप कहते हैं कमिश्नर से कि नहीं हमको ना ड्यूटी पेड गुड्स भी उसमें रखना है, तो आप वहाँ से परमिशन ले लीजिए। तो आप ड्यूटी पेड गुड्स को भी नॉन ड्यूटी पेड गुड्स के साथ वेयर हाउस में स्टोर कर सकते हैं, लेकिन दोनों के अकाउंट्स बिल्कुल क्लियर मेंटेन करना अब आपकी ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाएगी, मिक्स ना होने पाए। तीसरी चीज़, दूसरे का सामान अपने वेयर हाउस में स्टोर मत करना। नींद, दूसरे का सामान अपने वेयर हाउस में स्टोर मत करना, लेकिन कर सकते हो, परमिशन ले लो। अब समझ में आई बात? दैट इज ओवर, फुल एंड फाइनल, डन डना डन डन। अब छोटी छोटी चीज़ें देख लेते हैं क्या है। रिमूवल ऑफ गुड्स, प्रोसीजर। दो तरीकों से आप सामान को रिमूव कर सकते हैं। आएगा कहीं, टॉपिक होगा, स्पेशल टॉपिक नहीं दिया, कहीं ना कहीं होगा। आई एम डेड श्योर दैट इट विल बी देयर इन योर बुक। ढंग से समझ लो है क्या। रिमूवल ऑफ गुड्स प्रोसीजर। चलो, सेल्फ रिमूवल कंट्रोल, दो तरह से, जिसको हम सेल्फ कंट्रोल प्रोसीजर भी बोलते हैं और फिजिकल कंट्रोल प्रोसीजर भी बोलते हैं। ठीक, इसको हम सेल्फ कंट्रोल प्रोसीजर भी बोल सकते हैं और इसको हम फिजिकल कंट्रोल प्रोसीजर भी बोलेंगे। सिंगल ही होता है, चलो जो भी हो। क्या है ये सेल्फ कंट्रोल प्रोसीजर और फिजिकल कंट्रोल प्रोसीजर? आज की डेट में सरकार को मैंने शुरू में ही बता दिया था, एक्साइज पढ़ते समय, सबसे ज़्यादा लगाव किन किन चीज़ों से है? सिगरेट के ऊपर ये वाला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा चोरी भी इसी में होती है। ठीक,
रेस्ट ऑफ द गुड्स इसमें आएंगे। सोचो सिगरेट के लिए पूरा एक अलग सिस्टम बना हुआ है, फिजिकल कंट्रोल प्रोसीजर। अब सिगरेट जो कंपनी बनाती है ना, जब जब वो सामान निकालेगी अपनी फैक्ट्री गेट के बाहर, जब जब सामान निकालेगी, ये 5 ट्रक सिगरेट की निकल रही हैं, कितनी ट्रक हैं? तो वहां पर एक्साइज डिपार्टमेंट का आदमी होगा। हाँ। बिना उसकी जांच पड़ताल के सामान आप नहीं जा सकता। समझे मेरी बात? इसको कहते हैं फिजिकल कंट्रोल। डिपार्टमेंट खुद फिजिकली कंट्रोल कर रहा है। डिपार्टमेंट इज अवेलेबल फिजिकली एट दैट टाइम व्हेन द गुड्स आर टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द फैक्ट्री प्लेस। अच्छा, ईच क्लियरेंस वर्ड सुनना, ईच क्लियरेंस ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फ्रॉम द फैक्ट्री इज डन अंडर द सुपरविजन ऑफ द सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर। विदाउट सुपरविजन ऑफ द सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर यू कैन नॉट रिमूव और क्लियर योर गुड्स, and right now only one type of product is involved in that, and that is your cigarette, and all the rest of the goods are covered under self control procedure। self control का मतलब एक्साइज डिपार्टमेंट आपके पीछे नाचेगा घूमेगा नहीं। वो मान लेगा आप बहुत ईमानदार आदमी हो, वो मान लेगा आप बहुत ईमानदार आदमी हो। वो अपने ऑफिस पे बैठा हुआ है, यहाँ से आप अपना सामान निकाल रहे हो, यहाँ आप अपनी एंट्रीज कर रहे हो, यहाँ सामान निकालो, अपना रिटर्न खुद भरो, असेसमेंट खुद करो। डिपार्टमेंट आपके पास आने वाला नहीं, क्योंकि डिपार्टमेंट मान लेता है आप बहुत ही ईमानदार आदमी हो। हाँ, ऑडिट में बेटा पकड़े जा सकते हो, आज बताया ना, समझ में आई बात? तो आपको मान लेता है कि आप क्या हो, ईमानदार हो। इसको कहते हैं सेल्फ कंट्रोल या सेल्फ रिमूवल प्रोसीजर। बोलो, समझ में आई बात? अब बात आती है असेसमेंट की। किसकी? लास्ट टॉपिक। सेल्फ असेसमेंट एंड प्रोविजनल असेसमेंट। हिंट देना है केवल मुझे। नहीं, असेसमेंट है आपके बुक में? किस पेज पर है? 58। सुन लो, हम लोगों ने सेल्फ रिमूवल प्रोसीजर देखा या सेल्फ कंट्रोल प्रोसीजर देखा। डिपार्टमेंट हमको क्या मान लेता है? वो कहता है आप बहुत ईमानदार हो और आप ईमानदारी से अपना असेसमेंट भी कर लो, हम आने वाले नहीं हैं। आप खुद रिटर्न भरो, आप सेल्फ रिटर्न भरो, उसमें बताओ आपने कितना सामान बेचा, कितनी वैल्यूएशन है वो आप बताओगे, किस रेट पर टैक्स लगा वो आप बताओगे, कितनी सैनवेट आपने ली और कितनी सैनवेट क्रेडिट अवेल की वो आप बताओगे, आपको कितना ड्यूटी पेमेंट करना है, इंटरेस्ट और पेनाल्टी पे करना है, आप बता दो। हम कुछ करने नहीं जा रहे। ये सेल्फ कंट्रोल प्रोसीजर के तहत कह सकते हो सेल्फ असेसमेंट है और सारे गुड्स पर एप्लीकेबल है, केवल इस पर नहीं, सारे पर एप्लीकेबल है सेल्फ असेसमेंट। दोनों में फर्क समझना। यानी आपको मान ली भाई यहाँ तो हमको चोरी करने का मौका ही नहीं दिया, जहां कर सकते थे वहां चोरी करने का मौका नहीं दिया, तो अब तो हम सब में ईमानदार हो गए। इसमें भी ईमानदार माना गया था, इसमें भी ईमानदार बना दिया गया। अब आप सेल्फ असेसमेंट करो, आप अपने रिटर्न्स खुद दाखिल करो, इंटरेस्ट पेनाल्टी खुद निकालो, ड्यूटी बैलेंस खुद निकालो, हम कहीं कुछ आने वाले नहीं। लेकिन कभी कभी एसएससी को डाउट होता है, सेल्फ असेसमेंट करे तो कैसे करे, क्यों, क्या दिक्कत आ गई, उसको वैल्यूएशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। ही इज अनएबल टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द गुड्स ऑन विच ड्यूटी इज टू बी लेविड। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ही इज वेरी मच कंफ्यूज्ड और इन अ डायलेमा कंडीशन दैट विच वन रेट ऑफ ड्यूटी इज टू बी यूज। तो जहां पर वैल्यूएशन में उसको प्रॉब्लम आती है, जहां पर उसको रेट ऑफ ड्यूटी में प्रॉब्लम आती है,
देन हाउ इट इज पॉसिबल फॉर हिम टू डू द सेल्फ असेसमेंट, क्योंकि ये सेल्फ असेसमेंट फाइनल असेसमेंट हो जाएगा उसके बाद। तो हम इसको फाइनल कैसे मान लें? तो प्रोविजनल असेसमेंट करेगा। क्या करेगा? प्रोविजनल असेसमेंट करेगा। और प्रोविजनल असेसमेंट के लिए वो सारी डिटेल्स पहले लिखेगा, परमिशन मांगेगा कि मैं प्रोविजनल असेसमेंट करना चाहता हूं, उसके पीछे मेरे ये लॉजिक्स हैं, ये क्वेश्चंस हैं। जब तक ये फाइनल ना हो जाएं तब तक मैं कौन सी ड्यूटी पे करना चाहता हूं? प्रोविजनल। और ये रेट ऑफ ड्यूटी मैं पे करना चाहता हूं, लेकिन मुझे कंफ्यूजन है, चाहे वैल्यूएशन को लेकर चाहे रेट को लेकर के। अब जो कमिश्नर होगा, ढंग से सुनना, गाइडलाइन दिया हुआ है, वेयर द एसएससी इज अनेबल टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्साइजेबल गुड्स और डिटरमाइन द रेट ऑफ ड्यूटी एप्लीकेबल देयर टू, अनेबल टू डिटरमाइन वैल्यूएशन एज वेल एज द रेट ऑफ ड्यूटी, दे में रिक्वेस्ट द असिस्टेंट कमिश्नर। वो असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर, एसी या डीसी को रिक्वेस्ट कर सकता है कि उसके ऊपर प्रोविजनल असेसमेंट किया जाए फिलहाल, जब तक वो चीज़ें फाइनल ना हो जाएं। अब उसके लिख देने से चीज़ें नहीं हो जाएंगी, उसके केस को पहले मेरिट के बेसिस पर देखा जाएगा, क्या ऐसा है, क्या कोई कंफ्यूजन है, या वो फालतू में टाइम ले रहा है। बात समझ में आई? तो स्पेसिफिक ग्राउंड्स एंड रीजंस एंड द डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन फॉर वांट ऑफ विच फाइनल असेसमेंट कैन नॉट बी मेड, वो देगा कि वो कौन से ऐसे ग्राउंड है, वो कौन से ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जिसके कारण वो कहता है कि मेरा प्रोविजनल असेसमेंट करो। दूसरा, कितने समय के लिए वो प्रोविजनल असेसमेंट चाहता है और किस रेट ऑफ ड्यूटी पर वो अपना टैक्स अभी फिलहाल प्रोविजनल असेसमेंट के समय पे करेगा। हाँ या ना? ऐसा थोड़ी सर हम पेमेंट नहीं करेंगे प्रोविजनल, अरे ऐसे कैसे? पे कर, कम या ज़्यादा वो बात की बात है, लेकिन पे तो कर। चलो, और अगर एसएससी ऐसा करता है तो उसको एसी और डीसी के सामने उपस्थित होना पड़ेगा 7 दिनों के अंदर, जैसा कि डेट निर्धारित की जाए, और उससे वो सारे रिकॉर्ड्स, पेपर्स, क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन, डिटेल मांगी जाएंगी जैसा कि एसी और डीसी निर्धारित करे। अच्छा, उसको सुनने के बाद या तो उसके केस को हाँ कर दिया जाएगा या तो ना कर दिया जाएगा। हाँ या ना? अच्छा, फर्दर प्रोवाइड्स दैट द पेमेंट ऑफ ड्यूटी ऑन प्रोविजनल बेसिस में बी अलाउड, उसको हाँ किया जा सकता है इफ द एसएससी एग्जीक्यूट्स अ बॉन्ड। अगर असेसिंग ऑफिसर एसी और डीसी कहता है कि भैया आपकी रेट ऑफ ड्यूटी ये आएगी, मेरे हिसाब से 20% आएगी, आप कह रहे हो 18%, 2% का लोचा है। कितने का लोचा है? तो आप बाद में 2% दोगे विद इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी। एक काम करो, एक बॉन्ड भर करके जाओ। एक क्या भरो? आप एक बॉन्ड एग्जीक्यूट कर लो डिपार्टमेंट के नाम से, तब तक हम आपको अलाउ करेंगे प्रोविजनल असेसमेंट के लिए। किसके लिए? हाँ, that is not the final assessment, that will be finalized in future date. Yes, as the SSC case may deem fit, binding the SSC for payment of difference between the amount of duty as may be finally assessed and the amount of duty provisionally assessed. उसके लिए क्या भरवाता है? वो बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाता है। AC यानी असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ऑफ एक्साइज एज द केस में भी shall pass order for the final assessment as soon as possible, but should not be beyond 6 months. यानी ये प्रोविजनल असेसमेंट 6 महीने से ज़्यादा पीरियड तक आगे नहीं जा सकता, उसको 6 महीने के अंदर फाइनल करना ही करना है। अब बात समझ में आई? दैट्स इट, दैट वाज योर असेसमेंट। कौन सा असेसमेंट? सेल्फ असेसमेंट एंड प्रोविजनल असेसमेंट। बात समझ में आई? दैट वाज योर टॉपिक, जिस पे तुम लोग को इतना डीप पे नहीं जाना, नॉर्मल एक हल्की सी इंफॉर्मेशन चाहिए। 2 या 4 नंबर का शॉर्ट नोट पूछा जाता है प्रोविजनल असेसमेंट पर, and that is more than enough. एक टॉपिक है पेज नंबर 2.63 पर, डेली स्टॉक अकाउंट। डेली स्टॉक अकाउंट, इसके बाद अगर आप लोग को कुछ लगता है तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग हमसे पूछ लेंगे कि सर ये टॉपिक बता दीजिए, इसमें डाउट है, हम बता देंगे। अदरवाइज आज हम इसको क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। डेली स्टॉक अकाउंट, पेज नंबर 2.63। अरे भैया, डेली स्टॉक अकाउंट डीएस से, क्या बोल रहा हूं मैं? डीएस से, डेली स्टॉक अकाउंट। ये वही अकाउंट है जो बताएगा कितना सामान आपने बनाया, कितना क्लियर कर दिया और कितना आपके स्टॉक में, और जितना क्लियर किया उतने पर ड्यूटी गई या नहीं वो तो हम रिटर्न से निकाल लेंगे। आप बस स्टॉक अकाउंट, डेली स्टॉक अकाउंट अपने यहाँ मेंटेन करो, बाकी का काम तो डिपार्टमेंट अगर खोजना होगा तो खोज लेगा।
क्या क्या इंफॉर्मेशन रखेंगे डेली स्टॉक अकाउंट में, कौन सा सामान बना, कितना सामान बना, ओपनिंग कितना था, ऐड करने के बाद कितना हो गया, कितना क्लियर हुआ है क्वांटिटी में, कितनी उसकी एसेसिबल वैल्यू थी, कितना उस पर ड्यूटी आपने पेड किया है या पेबल है, बात खत्म हो गई। हाँ या ना। और जो डीएसए बनेगा ना, ऐसी किताब होगी बनेगा, उसका पहला पेज और उसका आखिरी पेज साइंड होना चाहिए। जैसे अभी कभी कभी कॉलेज या स्कूल में लिखवाते हैं कि मैं पहले पन्ने पर कसम खाता हूँ कि आगे से इस कॉपी का कोई भी पेज नहीं फाड़ूंगा, होता है ना, उसी तरह से ये भी होता है। यानी पहले और आखिरी पेज पर साइन कराने का मतलब आपको बच्चों की तरह ट्रीट कर रहा है, कहा कसम कि आगे से इस कॉपी या किताब को तू ढंग से मेंटेन करेगा। द फर्स्ट पेज एंड द लास्ट पेज ऑफ द डीएसए शैल बी ड्यूली ऑथेंटिकेटेड बाय द मैन्युफैक्चरर और हिज ऑथोराइज्ड पर्सन। पक्की बात है। द डीएसए शैल बी प्रिजर्व फॉर द 5 years, 5 साल तक उस अकाउंट को रखना भी है डीएसए को। ये नहीं असेसमेंट हो गया, फाइनल हो गया, चल फाड़ करके फेंक दो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, ऐसा नहीं है। बांसुरी 5 साल तक कभी भी बज सकती है। पेनाल्टी अप टू द अमाउंट ऑफ ड्यूटी छोड़ दो। इज इट क्लियर? क्लियर है? टाटा और बाय बाय। आप लोग एक बार पूरे एक्साइज ऑडिट को ढंग से देखेंगे। अगर आपको लगता है न्यूमेरिकल कौन सा करना है वो आप हमें नेक्स्ट क्लास में पूछ लेंगे, ज़रूरत पड़ी तो, ज़बरदस्ती का नहीं। अदरवाइज़ हम नए एक्ट में चलेंगे। जो टॉपिक्स हों आप पूछ सकते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों।